सुबह की हल्की सुनहरी धूप पर्दों के बीच से छनकर कमरे में फैल रही थी। दक्ष सिंघानिया ने करवट बदली। तभी उसका हाथ किसी नरम चीज से टकराया तो उसके पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ने लगी और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अगले ही पल उसने जब आंखें खोली तो अपने बगल में लेटी हुई इशिता को देखकर उसका चेहरा पल भर में सख्त हो गया। इशिता जो आराम से सो रही थी और उसे बेफिक्र सोते हुए देखकर वो झटके से उठते हुए बोला, तुम तुम मेरे बेड पर इतने आराम से कैसे सो सकती हो? दक्ष ने गुस्से में इशिता के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाया और जैसे ही उसे जगाने चला तो इशिता के उस बिखरे हुए रूप को देखकर वो हैरान रह गया। उसकी नजर इशिता की मुलायम धड़कनों से होती हुई उसकी खूबसूरती पर जाकर रुक गई। दिल की धड़कन जो अभी तक नॉर्मल थी, वो इशिता की खूबसूरती को देखकर बेचैन हो गई थी और फिर ना चाहते हुए भी उसके हाथ इशिता की खूबसूरती को महसूस करने लगे थे। दक्ष के हाथों के स्पर्श से इशिता की आंखें खुल गई थीं। दक्ष को लग रहा था कि अब इशिता चिल्लाएगी और शोर मचाएगी, इसलिए वो जल्दी से इशिता के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और धीरे से कहता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इशिता उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दक्ष जी। इतना कहते हुए वो उसके गालों को बड़े प्यार से छू लेती है। उसे मुस्कुराते हुए देखकर दक्ष उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, इसका मतलब ये सब तुमने जानबूझकर सोची समझी प्लानिंग के तहत किया है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? रात तो आप बहुत खुश थे। वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी दत्त ने एक जोरदार चाटा उसके गाल पर लगाया और गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की? वो रोआसी सी आवाज में बोली, दत्त जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कल रात, जस्ट शट अप, मैं तुम्हारे मुंह से कल रात के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम 18 साल की एक मासूम सी लड़की हो जिसके अंदर सिर्फ बचपना है। प्यार मोहब्बत छल कपट क्या होता है ये सब तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे अंदर तो चालाकियां कोट कोट कर भरी हैं। तुम्हारी दीदी ने कितने विश्वास के साथ तुम्हें मेरे साथ यहाँ भेजा था और तुमने उनके विश्वास को तोड़ दिया और साथ ही मुझे भी मेरी नजरों में गिरा दिया। दत्त जी प्लीज ऐसा मत कहिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ओह रियली? तुमने कुछ नहीं किया? जरा अपनी हालत तो देखो, जिसे देखने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने क्या किया है। इशिता ने एक नजर अपने ऊपर डाली और फिर बेड पर तो रात के वो सुनहरे प्यार भरे पल उसकी आंखों के सामने लहराने लगे। दक्ष के कहे वो 3 मैजिकल शब्द, आई लव यू इसी, प्लीज आज रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश में भीगने दो। इशी प्लीज, यार मुझे रोकना मत। ऐसे ही ना जाने कितने सेंटेंस इशिता को सुनाई दे रहे थे, जिन्हें सुनकर एक बार फिर उसके होठों पर मुस्कान फैल गई थी, क्योंकि दक्ष उसकी पहली मोहब्बत थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब वो पहली बार दक्ष से अपने कियारा दी की शादी में मिली थी। 30 साल का दक्ष सिंघानिया सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ था, जो देखने में किसी भी फिल्मी हीरो से कम नहीं था। देखने में वो इतना खूबसूरत था कि कोई भी लड़की के वो सपनों का राजकुमार बन सकता था, लेकिन उसे किसी भी लड़की में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि उसका बस एक ही कहना था कि प्यार मोहब्बत शादी वही करता है जिसके पास फ्री टाइम होता है, और शादी का मतलब है जीते जी बीवी की गुलामी करना, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। वो आसमान में उड़ने वाला ऐसा परिंदा था जो उड़ने के लिए अपना आसमान खुद तय करता था। यही वजह थी कि घर वालों के बार बार कहने के बावजूद भी उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसका
एक 26 साल का छोटा भाई समर्थ था, जो कॉलेज के समय से ही इशिता की बड़ी बहन कियारा से प्यार करता था। पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद जब समर्थ ने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो उसने अपने मॉम डैड को कियारा के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो उससे प्यार करता है और कियारा से शादी भी करना चाहता है। कियारा के मम्मी पापा 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए थे। हालांकि वो अपने पीछे इतनी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे कि उनकी दोनों बेटियों की शादी बहुत शानो शौकत के साथ हो जाती। कियारा एक बहुत समझदार और इंटेलिजेंट लड़की थी। उसने अपने मम्मी पापा के जाने के बाद बहुत हिम्मत से काम लिया था और अपनी छोटी बहन इशिता को बहुत प्यार दुलार के साथ पाला पोसा था। इशिता एक 16 साल की बहुत मासूम लड़की थी। उसकी पूरी दुनिया बस कियारा के आसपास ही घूमती थी। यूं समझ लो कि कियारा में उसे अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, हर रिश्ता नजर आता था। समर्थ के मम्मी पापा को जब कियारा के मम्मी पापा के बारे में पता चला, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने दोनों बच्चियों को बड़े प्यार से अपना लिया और फिर इस तरह से कियारा और समर्थ की शादी फिक्स हो गई। लेकिन समर्थ के मम्मी पापा चाहते थे कि दक्ष घर का बड़ा बेटा है, इसलिए दक्ष की शादी समर्थ की शादी से पहले होनी चाहिए। यही बात सोचकर जब समर्थ के मम्मी पापा दक्ष से उसकी शादी की बात करते हैं, तो दक्ष हंसते हुए कहता है, मॉम, क्या आपको मेरी आजादी अच्छी नहीं लग रही? उसकी मॉम रेनू जी कहती हैं, दक्ष बेटा, शादी गुलामी नहीं होती। शादी तो वो पवित्र बंधन होता है जिस बंधन में बंधने के बाद दो दिल एक हो जाते हैं। मॉम, पर मेरी नज़र में शादी एक ऐसा बंधन होता है जो पैरों में बेड़ियां डाल देता है और फिर उन बेड़ियों में इंसान जिंदगी भर बंधा रहता है। बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सॉरी मॉम, शादी करना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए प्लीज आप मुझे फोर्स मत करो। और रही बात समर्थ की शादी की, तो आप उसकी शादी कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे? मॉम, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं और एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसे ना तो मैं कभी प्यार दे पाऊंगा और ना ही पत्नी का हक। रेनू जी उसकी दलीलों के आगे हर बार थक हार जाती थीं और आज भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो उदास मन से दक्ष के कमरे से बाहर आ जाती हैं और अपने पति राजवीर जी से कहती हैं, हमेशा की तरह बस उसका वही जवाब है कि वो शादी नहीं करेगा। रेनू, दक्ष बहुत जिद्दी है। अगर एक बार उसने कोई बात कह दी, तो वो अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। ये तुम भी जानती हो, इसलिए अब उससे दोबारा शादी की बात मत करना। वो तो नादान है, पर आप तो समझदार हैं। फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? हम उसके पेरेंट्स हैं और उसके लिए शादी कितनी जरूरी है, ये बात हम दोनों को अच्छी तरह से पता है। तो फिर आप इतनी आसानी से उसकी बात क्यों मान रहे हैं? क्यों उसे शादी के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं? रेनू, वो बच्चा नहीं है, 30 साल का एक जवान लड़का है। जब शादी को लेकर उसकी ऐसी थिंकिंग है, तो हम उसकी थिंकिंग को इतनी आसानी से नहीं बदल पाएंगे। इसलिए प्लीज तो उसे थोड़ा वक्त दो। वो पूरे 30 साल का हो जाएगा, अभी भी आप यही बात कर रहे हो कि उसे वक्त दो। राजवीर जी अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी वाइफ रेनू इतनी आसानी से बात नहीं मानेंगी, इसलिए वो रेनू जी का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, रेनू, मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द ही तुम्हारे बेटे की जिंदगी में एक ऐसी लड़की आएगी जो उसकी सोच को पूरी तरह से बदल देगी। लेकिन तब तक के लिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। रेनू जी उदास होते हुए अपने मन में कहती हैं, पता नहीं
कोई लड़की इसकी जिंदगी में आएगी भी या नहीं। समर्थ और कियारा की शादी फिक्स हो गई थी और फिर देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया था। कियारा और समर्थ शादी के मंडप में बैठे एक दूसरे को 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा कर रहे थे और फिर एक एक रस्मों को निभाते हुए कियारा समर्थ की अर्धांगिनी बन गई थी। दोनों ही परिवारों के लोग बहुत खुश थे। इशिता अपनी दीदी कियारा से बहुत प्यार करती थी। पूरी शादी में तो वो बहुत खुश थी, लेकिन जैसे-जैसे विदाई का समय नजदीक आ रहा था, इशिता का रो-रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था। इशिता अपनी दीदी कियारा से अलग होने की बात पर बराबर रोए जा रही थी। उसे रोते हुए देखकर कियारा भी बहुत ज्यादा रो रही थी। दोनों बहनों का ऐसा प्यार देखकर रेणु जी मुस्कुराती हुई कहती हैं, कियारा, आज से इशिता हम लोगों के साथ हमारे घर पर रहेगी क्योंकि वो बहुत मासूम है और इतने बड़े घर में अकेले रहना उसके बस की बात नहीं। इसलिए वो हम लोगों के साथ ही चलेगी। इसी बहाने तुम्हारा भी वहाँ दिल लग जाएगा, क्योंकि अगर रिश्ता यहाँ रही तो तुम्हारा भी वहाँ मन नहीं लगेगा। दोनों बहनें जब ये सुनती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं। इशिता जैसे ही कियारा की गाड़ी में बैठने चलती है कि तभी वहां दक्ष आ जाता है और गाड़ी का गेट बंद करते हुए कहता है, इशिता बेटा, आप इस गाड़ी में नहीं, मेरी गाड़ी से चलिए। इशिता चिढ़ते हुए कहती है, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि जो आप मुझे बेटा कहकर बुला रहे हैं। दक्ष उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहता है, मम्मी तो जब तुम्हें बेटा कहती हैं तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता, लेकिन आपका बेटा कहना मुझे बहुत बुरा लगता है। और वैसे भी मैं 16 साल की हो चुकी हूँ, 4 महीने बाद 17 की हो जाऊंगी। इसलिए आप मुझे बेटा मत बोला करो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बेटा नहीं बुलाऊंगा। अब चलो, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। पर मुझे तो दीदी और जीजू के साथ ही बैठना है। वो इशिता का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। तब इशिता हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहती है, मैं दीदी के साथ बैठ जाती तो क्या हो जाता। इशिता, आज तुम्हारी दीदी की शादी हुई है, इसलिए दीदी और जीजू को कुछ देर अकेले रहने दो। आज उनका बहुत स्पेशल डे है। इतना कहते हुए वो खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है। तभी सीता उसकी तरफ देखते हुए कहती है, दीदी और जीजू अकेले में क्या बात करेंगे, और आपने ऐसा क्यों बोला कि आज उन दोनों का बहुत स्पेशल डे है। इशिता, तुम बहुत छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई बात समझा भी नहीं पाऊंगा। मुझे कोई बात समझनी भी नहीं है, क्योंकि जो बात मुझे पूछनी होगी मैं रात में दीदी से पूछ लूंगी। दक्ष उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद कियारा और समर्थ की गाड़ी सिंघानिया हाउस पहुंच, जहां उनका बहुत शानदार तरीके से स्वागत किया गया था। वहीं दक्ष इशिता की नॉन स्टॉप बातें सुनकर बोर हो रहा था। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए अपने मन में कहता है, यार, ये लड़की जिसकी भी बीवी बनेगी, सच में उसे पागल होने से कोई नहीं बचा सकता। थोड़ी देर में दक्ष और इशिता भी सिंघानिया हाउस पहुंच गए थे, जहां पहुंचकर वो बहुत खुश थी। पूरा दिन तो मस्ती मजाक में बीत गया, पर जैसे जैसे रात हो रही थी, कियारा का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। इशिता बाहर गार्डन में बैठी समर्थ की कजिन के साथ लूडो खेल रही थी। गेम ओवर होने के बाद समर्थ के सारे कजिन सोने के लिए चले गए थे और इशिता भी सोने के लिए अपनी दीदी के कमरे में जा रही थी। उधर समर्थ और कियारा कमरे में थे, जहां फूलों से पूरा कमरा महक रहा था। समर्थ ने दरवाजा लॉक किया और आगे बढ़कर कियारा को अपनी बाहों में लेते हुए उसके माथे पर एक प्यार भरा स्पर्श करता है और फिर उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहता है, सो माय डियर कियारा,
फाइनली तुम मेरी वाइफ बन ही गई। कियारा भी उसे अपनी बाहों में भर लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ समर्थ, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी आज बहुत हसीन है। समर्थ उसे गोद में उठा लेता है और जैसे ही बेड पर लिटाता है कि तभी इशिता दरवाजे पर नॉक करती हुई कहती है, दीदी दरवाजा खोलो, मुझे आपके साथ सोना है। समर्थ अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, यार कियारा, ये सच में इतनी मासूम है या फिर हम लोगों को परेशान कर रही है? कियारा मुस्कुराते हुए कहती है, समर्थ वो सच में बहुत मासूम है। उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें पता है, उसकी कोई दोस्त भी नहीं है और मूवी वगैरह भी वो बिल्कुल भी नहीं देखती। उसकी पूरी दुनिया मैं ही हूँ। इसलिए जितना मैं उसे बताती हूँ, बस उसे उतना ही पता है। समर्थ हंसते हुए कहता है, यार तो फिर जाओ और अपनी बहन को बता दो कि आज हमारी सुहाग रात है और तुम्हारे जीजू कुछ ज्यादा ही सुहाग रात के लिए एक्साइटेड है। कियारा उसे पीछे धकेलते हुए कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? वो अभी बच्ची है, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। क्या करूं यार, जब तुम्हारी बहन को कुछ पता ही नहीं है तो बताना तो पड़ेगा ही, वरना वो रोज रोज हम दोनों को यूं ही डिस्टर्ब करेगी। कियारा जल्दी से अपने कपड़े सही करती है और दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है कि तभी उसे दक्ष की आवाज सुनाई देती है। समर्थ कियारा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कियारा प्लीज दरवाजा मत खोलो, भैया इशिता को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेंगे। कियारा धीरे से कहती है, कियारा धीरे से कहती है, समर्थ वो इशिता है, किसी के समझाने पर बिल्कुल भी नहीं समझेगी। कियारा शायद तुम मेरे भैया को जानती नहीं हो, उनका नाम दक्ष है, हर चीज में वो परफेक्ट है। देखना, अभी कुछ देर में ही वो इशिता को इतने प्यार से समझा देंगे कि इशिता दोबारा दरवाजा नॉक भी नहीं करेगी। कियारा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अगर 10 मिनट में तुम्हारे भैया इशिता को यहाँ से ले गए तो मैं गेट नहीं खोलूंगी, लेकिन अगर 10 मिनट के बाद भी इशिता दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी तो मैं उसे अंदर बुला लूंगी। उधर दक्ष इशिता का हाथ पकड़कर कहता है, इशिता यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। वो मासूमियत भरे लहजे में कहती है, मैं सोने ही तो जा रही थी, पर कियारा दीदी दरवाजा ही नहीं खोल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कियारा दी मुझसे नाराज हो गई हैं। इशिता, कियारा दीदी तुमसे नाराज नहीं है। आज तुम्हारी दीदी की बहुत ही स्पेशल नाइट है, इसलिए तुम जाओ, दूसरे कमरे में सो जाओ। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे आज दी और जीजू का स्पेशल डे है और अब दीदी की स्पेशल नाइट भी शुरू हो गई। वो कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा, ये स्पेशल नाइट क्या होती है और इसमें क्या किया जाता है? दक्ष उसकी बात सुनकर चौंक जाता है। वो उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा? इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं बस इतना ही तो पूछ रही हूँ कि स्पेशल नाइट में क्या होता है और इसमें क्या क्या किया जाता है। दक्ष उसे गार्डन में लेकर आता है और कहता है, इशिता, तुम्हारी दीदी की शादी हो गई है, इसलिए तुम उनके साथ नहीं सो सकती। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें दूसरे कमरे में सोना होगा। नहीं, मैं दूसरे कमरे में नहीं सो सकती क्योंकि मुझे डर लगता है और मुझे तो बस दीदी के साथ ही नींद आती है। इतना कहते हुए वो वहां से जाने लगी तो दक्ष उसका हाथ पकड़कर कुछ इस तरह से खींचता है कि वो सीधे दक्ष के सीने से लग जाती है। वैसे तो इशिता की उम्र केवल 16 साल की थी, लेकिन वो भरे भरे बदन की लड़की थी। उसकी मुलायम धड़कनें किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी और जब उसकी धड़कनें
दक्ष के सीने से टकराई तो दक्ष को अपने वजूद में सनसनी सी महसूस होती है। वो कुछ पल के लिए इशिता की आंखों में देखने लगता है तो इशिता एक बार फिर बड़ी मासूमियत से पूछती है, बताओ ना, स्पेशल नाइट में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इशिता, मैं नहीं बता सकता। बता नहीं सकते तो करके ही बताओ ना। वो थोड़ा और उसके करीब आ जाती है और कहती है, मेरे साथ भी वही करो ना जो समर्थ जीजू दीदी के साथ कर रहे होंगे। इशिता की बातें दक्ष की धड़कनों को बढ़ा चुकी थीं। वो जो एक सख्त मिजाज का इंसान था और जिस पर किसी लड़की का आज तक कोई जादू नहीं चला था, वही जादू इशिता की बातें उसके ऊपर चला रही थी। दक्ष उसे खुद से दूर करता है और गार्डन से जाने लगता है तो इस बार इशिता आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, दक्ष जी, मुझे बता दो कि आज रात क्या होता है, क्योंकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। इस बार दक्ष को बहुत बुरा लगता है। वो खिसियाते हुए उसके करीब आता है और कहता है, स्पेशल नाइट में दर्द बहुत होता है, इससे आगे मैं कुछ नहीं बता सकता। अब जाओ और चुपचाप सो जाओ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है तो इशिता भागते हुए उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, दक्ष जी, बताओ ना, कहाँ दर्द होता है? दक्ष अपना सर पकड़कर कहता है, क्या मुसीबत है यार, ये लड़की तो मुझे पागल ही बना देगी। सच में ये इतनी मासूम है या मासूम बनने का ड्रामा कर रही है? वो अपने मन में कहता है, चलो एक बार इसे चेक करते हैं कि ये सच में ड्रामा कर रही है या फिर इसे कुछ भी नहीं पता। वो आगे बढ़कर उसकी धड़कनों की तरफ इशारा करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ अपनी नजरों से इशारा करते हुए कहता है, वहाँ बहुत दर्द होता है। वो मुंह बनाते हुए कहती है, दक्ष जी, मुझे अभी भी कुछ नहीं समझ में आया। दक्ष उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले आता है और झुंझलाते हुए कहता है, मैं गेट बाहर से बंद करके जा रहा हूँ, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है और जल्दी से सो जाओ। दक्ष जी, मुझे अकेले नींद नहीं आती, प्लीज मेरे साथ सो जाओ ना। इतना कहते हुए बेड के एक साइड वो खिसक जाती है और दूसरी साइड इशारा करते हुए कहती है, प्लीज यहीं सो जाओ ना। दच्ची की धड़कनें तो पहले ही बढ़ी हुई थीं और उसकी इस बात को सुनकर उसके माथे पर पसीना छलकने लगा था। वो जान छुड़ाने के लिए वहीं बेड पर बैठ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं यहीं सो जाऊंगा, पर अभी के लिए तुम सो जाओ। इशिता बेड पर आराम से लेट जाती है और थोड़ी ही देर में वो सोने लगती है। दच्च को जब लगता है कि इशिता पूरी तरह से सो गई है, तो वो चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है। पिछले आधे घंटे में इशिता ने जो भी बातें उससे की थी, वो सारी बातें याद करके दक्ष के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई थी। वो अपने आप से कहता है, आज के समय में कोई भी लड़की इतनी मासूम नहीं होती जितनी ये इशिता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई थी। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वो भागते हुए सबसे पहले अपनी दीदी के कमरे में गई, जहां फर्श और बेड पर बिखरे फूलों को देखकर वो मुस्कुराती हुई कहती है, दीदी, मुझे भी शादी करनी है। कियारा उसे प्यार से गले लगाते हुए कहती है, अच्छा, क्यों? क्योंकि शादी के बाद फूलों पर सोना पड़ता है। कियारा उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। तभी इशिता की नजर कियारा की गर्दन पर जाती है तो इशिता उसकी गर्दन को छूते हुए कहती है, दीदी, ये चोट आपको कैसे लग गई? कियारा शीशे में अपना फेस देखती है तो गर्दन पर बने लब बाइट को देखकर वो शर्माती हुई कहती है, इशिता, ये चोट नहीं, प्यार है। इशिता अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहती है, दीदी, मुझे ऐसा प्यार कब मिलेगा? कियारा इशिता की बात पर मुस्कुराने लगती है। वो
उसका एडमिशन पास के कॉलेज में करवा देती है। दिन धीरे-धीरे बीतने लगे थे। दक्ष अपने बिज़नेस में इतना ज़्यादा बिज़ी रहता था कि इशिता से ज़्यादा मिल नहीं पाता था। पर एक दिन जब इशिता कॉलेज से लौट रही थी, तब अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। इशिता को तो बारिश पहले से ही पसंद थी। जब उसने देखा कि बारिश बहुत ज़ोर से होने लगी है, तो वो कैब से उतरकर सड़क के किनारे चलने लगती है। वो सड़क पर जहाँ पानी भरा होता है, उसी पानी में वो पैरों से छम-छम करते हुए बहुत मस्ती भरे अंदाज में घर आ रही थी। अभी घर कुछ ही दूरी पर था कि तभी दक्ष इशिता को सड़क पर पानी में छम-छम करते हुए देखता है, तो ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहता है। वो गाड़ी से उतरकर इशिता के पास आता है और उसे डांटते हुए कहता है, इतनी घनघोर बारिश में तुम सड़क के किनारे पैदल चल रही हो और वो भी पानी में छम छम करते हुए। वो दक्ष को देखकर कहती है, दक्ष जी, आप यहाँ, चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। नहीं दक्ष जी, मुझे अभी बारिश में थोड़ा और भीगना है। इशिता, चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना बीमार हो जाओगी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो बारिश में भीगने से बीमार हो जाऊं। देखो मैं कितनी बड़ी हूँ। इतना कहते हुए वो दक्ष के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई और उसके कंधे से अपनी हाइट नापते हुए बोली, देखो मैं आपके कंधे के बराबर आ गई हूँ। इसका मतलब मैं अब बड़ी हो गई हूँ। बारिश की वजह से उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे और भीगे कपड़ों की वजह से उसकी धड़कनों की गहराई साफ दिखाई दे रही थी। दक्ष की नज़र जैसे ही उसकी धड़कनों पर गई, तो वो पलक झपकाना ही भूल गया। तभी इशिता उसकी आंखों के आगे अपना हाथ लहराती हुई बोली, मैंने कहा था ना कि मैं बड़ी हो गई हूँ। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप भी इस बारिश में भीग कर देखो। सच कहती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं। वो गुस्से से दक्ष की तरफ देखते हुए बोली, आपको जाना है तो जाओ, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। इतना कहते हुए वो जैसे ही आगे बढ़ी कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि तभी दक्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर इस तरह से उसे अपनी तरफ खींचता है कि वो सीधे उसके सीने से लग जाती है। बारिश अभी भी बहुत जोरों से हो रही थी, जिस वजह से दक्ष और इशिता पूरी तरह से भीग गए थे। दक्ष एकटक इशिता की आंखों में देख रहा था और उधर इशिता को अपने दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग्स महसूस हो रही थी। कुछ देर के लिए वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। फिर अचानक दक्ष उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी की बैक सीट पर बिठा देता है और खुद भी उसके बगल में बैठते हुए कहता है, मुझे जिद करने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए आइंदा से मेरे सामने जिद मत करना। इशिता को आज पहली बार अपने दिल में कुछ अजीब सा फील हो रहा था, पर वो अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये उसे क्या हो रहा है। थोड़ी देर में वो दोनों घर पहुंच गए थे। इशिता जब गाड़ी से उतरने लगी, तो दक्ष ने अपना ब्लेजर उसे देते हुए कहा, इसे पहनकर अंदर जाना। इशिता इशिता जल्दी से वो ब्लेजर पहनने की कोशिश करती है, लेकिन हड़बड़ाहट में वो उसे सही तरीके से पहन नहीं पा रही थी। तब दक्ष आगे बढ़कर उसे सही से ब्लेजर पहना देता है। ब्लेजर की बटन बंद करते समय अचानक दक्ष का हाथ उसकी धड़कनों को छू लेता है। अपनी धड़कनों पर दक्ष के हाथों का पहला स्पर्श इशिता के रोम रोम में प्यार की तरंगे भर रहा था। वो उसे बहुत गौर से देखता है तो महसूस करता है कि इशिता सच में बहुत खूबसूरत है। उधर इशिता का दिल दक्ष की मौजूदगी में धीरे धीरे पिघल रहा था। वह दक्ष का और सामना नहीं कर पाई, तो भागते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा लॉक करके जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसका दिल अभी भी बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे लगता है कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई है
जिस वजह से उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है और उस बीमारी की वजह से उसके मन में अजीब सी फीलिंग्स भी आ रही थी। उसे अब अपनी बहुत चिंता हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपनी कियारा दीदी को और उनसे कहे कि उसकी तबीयत खराब हो गई है, पर यह सोचकर वो चुप रहती है कि उसकी तबीयत के बारे में जानकर उसकी कियारा दीदी बहुत दुखी हो जाएंगी। वो अपने आप से कहती है, अब की अगर मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं दीदी को जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी उनसे कुछ भी नहीं कहूंगी। दिन धीरे धीरे यूं ही बीत रहे थे और देखते ही देखते पूरे 2 महीने हो गए थे। एक दिन घर में कोई भी नहीं था। कियारा और समर्थ बाहर घूमने गए थे और समर्थ के मम्मी पापा भी अपने रिलेटिव्स के यहाँ गए थे। इशिता घर पर अब बिल्कुल अकेली थी कि तभी वहां दक्ष आ जाता है। दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही प्यारी लव रोमांटिक स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।